हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और मैं डॉक्टर ममता आप सबका पुनः से अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पिछले क्लास में गतिविधियों के बारे में जाने और इस क्लास में भी बाकी की गतिविधियों के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले मैं बताना चाहूँगी कि गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं और आज भी उन्हीं के आगे की गतिविधियों को मैं बताऊँगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी गद्य की प्रत्येक पहलुओं को छूने के बाद ही पाठ का शुरुआत करूं। मैं एक एक करके इन सारी बिंदुओं को छूने या समझाने का प्रयास कर रही हूं। आप सबको मेरे क्लास में कोई भी तरीके का प्रश्न समझ में न रहा हो, किसी भी टॉपिक पे आपको बात करना हो, किसी भी तरीके का प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे आप बात भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि अब क्लास की शुरुआत किया जाए और ज़्यादा वक्त न लेते हुए मेन विधाओं के ऊपर प्रकाश डालें। डायरी लेखन कला का प्रारंभ लगभग 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नरदेव शास्त्री विद्यार्थी को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। उनकी डायरी नरदेव शास्त्री विद्यार्थी की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी लेखन कला का उदय हुआ। क्षयवाद में धर्मेंद्र वर्माकृत मेरी कॉलेज डायरी उल्लेखनीय है। शैवोत्तर युग में लाल चंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश आदि की डायरियाँ प्रकाशित हुई। हिंदी में इस कलात्मक विधा को अभी पूर्ण विकास भी नहीं हुआ, लेकिन अपने विकास पथ पर अग्रसर है। संस्मरण का अर्थ है सम्यक संस्मरण। संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना तथा आत्मीयता का कलात्मकता के साथ विवरण करता है। इसका संबंध प्रायः महापुरुषों से होता है। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति की अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण करता है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, भाव-भंगिमा, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, बातचीत आदि सभी बातों का विश्वसनीयपूर्ण आत्मीयता के साथ वर्णन करता है। रेखा चित्र में किसी के चरित्र का कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, वहीं संस्मरण में किसी चरित्र का यथावत रूप प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में श्री नारायण चतुर्वेदी, वाराणसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं। आचार्य द्विवेदी जी नामक संस्मरण निबंध को इस विधा का प्रतिनिधित्व निबंध के रूप में रखा गया है। भेंट वार्ता के लिए हिंदी में भेंट, चर्चा, विषय परिचर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू नाम प्रचलित है। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक दृष्टिकोण। इस प्रकार भेंट वार्ता वह विधा है जिसके माध्यम से भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन के प्रश्नों को झरोकों से झांककर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी होती है। हिंदी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की भेंट वार्ताएं लिखी गई है। आत्मकथा, यह विधा भी जीवनी के समान लोकप्रिय है। इसका लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। यह संस्मरणात्मक होता है। लेखक अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा दशाओं का मानसिक तथा भावात्मक विकास की कहानी कहता है। इसका यह वर्णन उसके जीवन काल के पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमियों के संदर्भ में होता है। वह अपने जीवन की घटी हुई महत्वपूर्ण तथा मार्मिक घटनाओं का उसमें उल्लेख करता है, वरन अपने जीवन पर पड़े हुए विभिन्न प्रभाव का भी वर्णन करता है। इसमें लेखक जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सामाजिक घटनाओं का प्रतिक्रिया प्रकट करके यह भी बताता है कि समय के विचारधारा को उसने अपने निजी योगदान से किस तरह प्रस्तुत किया। महापुरुषों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं पाठकों का मार्गदर्शन करने में प्रेरणादायी होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कृति है। साहित्यिक आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन और
पांडे विवेचन शर्मा उग्र की कृतियाँ उत्कृष्ट मानी जाती। रिपोर्ताज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है। अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्ताज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्ताज के लेखक को अपने वर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वह इस प्रकार लिखता है कि जो कुछ लिख रहा है मानो आंखों देखा हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तथा पाठकों की विशिष्टता, निजी सूक्ष्म के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन तथा विश्लेषण होता है। इसकी शैली विवरणात्मक और वर्णनात्मक होती है। इसमें सरस, रोचक, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण विशेष महत्व होता है। इसमें लेखक प्रतिविधा विषय की सरसता और सरलता से पाठक के हृदय मंग करने का सफल होता है। पत्रकारिता के गुणों में संपन्न रिपोर्ताज के लेखक अधिक सफल होते हैं। विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर मांचवे आदि कुछ अन्य रिपोर्ताज लिखे हैं। पत्र साहित्य: जब कोई लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण संबंध में अपनी ओर से सामाजिक स्थिति का ध्यान रखकर तथा प्रति उचित आदर, सम्मान और स्नेह के भाव प्रकट करते हुए निजी तौर पे पत्र लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, वह पत्र साहित्य के सृजन कर सकता है। पत्र व्यक्ति की भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है और सार्वजनिक भी। पत्र साहित्य में प्रकाशार्थ भेजे जाने वाले प्रायः पत्र सार्वजनिक प्रश्नों को लेकर लिखे जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से ये पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो तत्काल प्रकाशार्थ नहीं लिखे वरन दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत सहमति से होते हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से ये ऐसे पत्रों के कुछ काल के पश्चात प्रकाशित किया जाता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग से माना गया। महात्मा मुंशी जी के स्वयं ने दयानंद सरस्वती के पत्रों का संकलन सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित किया। छायावाद युग में रायकृष्ण आश्रम देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन किया। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है तथा दो शब्द रेखा और चित्र के योग से बना है। इसमें शब्द का कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव व यथार्थ चित्र अंकित हो सके। रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर समझ दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका रंगों के माध्यम से किसी निजी चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्रकार शब्दों के द्वारा ऐसे भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदना के मूर्त रूप प्रदान कर सके। रेखा चित्र में कहानी तथा निबंध के बीच की विधा है, किंतु तात्विक रूप से यह दोनों से भिन्न है और इसकी अपनी एक विशिष्ट कला है। निबंध तथा रेखाचित्र दोनों में कल्पना, अनुभूति, शब्द, व्यंजना, प्रतीक आदि का समावेश होता है, किंतु इसका प्रयोग रेखाचित्र में अधिक होता है। रेखाचित्रकार का आधार निबंध से प्रायः छोटा होता है। महादेवी वर्मा, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि अच्छे रेखाचित्रकारों के सृजन माने जाते हैं। गद्य काव्य छंद मुक्त एवं कविता के गुणों से युक्त रचना को गद्य गीत कहते हैं। यह गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। गद्य काव्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। गद्य काव्य समान गद्य के अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदनात्मक और संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर रसमय हो जाए। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की ओर लेखक अधिक ध्यान देता है। यह निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त, वैयक्तिक, एकाग्रता के लिए होती है। इसका श्रेय प्रायः निश्चित होता है। इसमें
केवल एक ही केंद्र भाव प्रधान होता है। गद्य काव्य की शैली प्रायः चमत्कारपूर्ण और कवित्वपूर्ण होती है तथा इसके विचार समावेश में भी भाव भावनाओं का रूप भी होता है। गद्य काव्य में लेखक में यशपाल, राहुल सत्यनारायण, युवयोगी हरि, राय कृष्णदास तथा रामवृक्ष वेनापुरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसमें इनके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, रघुवीर सिंह, रामवृक्ष वेनापुरी ने सशक्त गद्य काव्य प्रदान किया। यात्रा साहित्य। यह साहित्य एक रोचक तथा मनोरंजक प्रदान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस और सुंदर वर्णन इस दृष्टिकोण से करता है कि जो पाठक उस स्थलों की यात्रा में असमर्थ हो उनका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों का, प्राकृतिक दृश्यों का, वहाँ के निवासियों का आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि का परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य होता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त हुए आनंद ज्ञान को पाठकों के समक्ष दे सके। यह विधा आत्मपरक, औपचारिक, संस्मरणक, मनोरंजन इसी प्रकार की सफलता लेखक के स्वरूप में निरीक्षक और वर्णनशील सौष्ठ सौंदर्य का प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों की उपलब्धता तथा रोचक वर्णन पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यात्रा साहित्य का रचना की दृष्टि से राहुल सत्यनारायण, अज्ञेय देवेंद्र शास्त्रार्थी, डॉक्टर नरेंद्र, यशपाल और विनय मोहन शर्मा आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।